अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। दोपहर से कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्दों ने कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को बलूचिस्तान में बोलान पास के करीब टनल में मुसाफिरों समेत रोककर यरगमाल बनाया हुआ है, जबकि ट्रेन और यरगमालियों को बाजियाब कराने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज का दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। रेलवे हुकाम के मुताबिक 9 बोगियों पर मुश्तमिल जाफर एक्सप्रेस में 400 से ज़ायद मुसाफिर सवार हैं। मुसाफिरों के अहले खाना परेशानी के आलम में कोयटा रेलवे स्टेशन पर मालूमात हासिल करने की कोशिशें कर रहे हैं, मगर जाए वक़ुआ पर मोबाइल और इंटरनेट सर्विस ना होने से राब्ता करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। BBC के मुताबिक रेलवे तर्जुमान का कहना है कि जिस मकाम पर ट्रेन को रोका गया है वो मरकजी सड़क से 24 किलोमीटर दूर एक सुरंग के पास वाक़ है, जहाँ मोबाइल और टेलीफोन सर्विस काम नहीं कर रही। इतलात के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस आज सुबह 9 बजे कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हुई थी और जब ट्रेन बोलान के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में टनल के करीब पहुंची तो दहशतगर्दों ने ट्रैक को धमाके से उड़ा दिया और ट्रेन पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद ट्रेन की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के नतीजे में ट्रेन का ड्राइवर जख्मी हो गया और ट्रेन और उसमें सवार 400 से ज़ायद मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया गया। इस कार्रवाई की जिम्मेदारी BLA ने कबूल कर ली है। वाक़े की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज को जाए वक़ुआ की तरफ रवाना कर दिया गया। फ़िज़ाई निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर्स भी भेजे गए। साथ ही किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सिब्बी और कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। सिक्योरिटी फोर्सेज इस वक्त भी क्लियरेंस ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया हुआ है। इंतहाई दुश्वार गुजार और सड़क से दूर होने के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर पहुंच गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दहशतगर्दों ने मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बना रखा है। यरगमाल बनाए गए अफराद में अक्सरियत औरतों और बच्चों की है। दहशतगर्दों ने औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का घेराव कर लिया है और फायरिंग का तबादला जारी है। औरतों और बच्चों को ढाल बनाए जाने के बाइस ऑपरेशन इंतहाई एहतियात से किया जा रहा है। मुश्किल इलाका होने की वजह से भी पेचीदा ऑपरेशन एहतियात से किया जा रहा है। इस वक्त ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद। तलाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपकी वजारत दाखिला ज़ाहिर है बराह रास्त सारी इन्फॉर्मेशन इस हवाले से ले रही है। ये इतलात भी आई हैं कि कुछ मुसाफिरों को छोड़ दिया गया जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। फिर ये इतला भी आई कि मामलात आगे बढ़े हैं। क्या इस वक्त सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आज ये वाक़या दोपहर के टाइम ये इन्होंने ट्रेन जो है इसको आप समझे कि अगवा किया है और उस वक़्त ये एक बड़ा दूर दराज एरिया है। 2 स्टेशन हैं छोटे, जिसके दरमियान में एक टनल है जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है। जब सिक्योरिटी फोर्सेस पहुँचना शुरू हुई तो उसके बाद कुछ लोग जो हैं जो एग्जैक्टली मैं उसकी तादाद इस वक्त बताने की पोजीशन में नहीं, जो मुसाफिर हैं उनको वहाँ से छुड़वा लिया गया और उनको करीबी स्टेशन और उसके बाद जहाँ उन्होंने मंजिल मकसूद तक पहुँचना था पहुँचाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को वहाँ ट्रेन और वहाँ से ट्रेन से लेकर पहाड़ी इलाके में लेकर गए और उन्होंने ढाल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं ख़वातीन को और बच्चों को। और ये बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट ठीक नहीं है कि उन्होंने ख़वातीन और बच्चों और फैमिलीज़ को छोड़ा है, नहीं, बल्कि ख़वातीन और बच्चों की वजह से ही सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो इंतहाई एहतियात से काम ले रही हैं और इस वक्त भी ये ऑपरेशन जो है जारी है और इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा कम जो लोग हैं उन्हें जल्द बाज़ियाब करवा लिया जाएगा। मतलब यानी आप ये कह रहे हैं कि ट्रेन को छोड़कर और मुसाफिरों को साथ यरगमाल बनाकर वो ले गए हैं पहाड़ों में? जी बिल्कुल, इसलिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस जब पहुंची हैं तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को तो वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया और यकीनन सिक्योरिटी फोर्सेस का ये लोग बड़े बुज़दिल हैं, ये सॉफ्ट टारगेट्स को अचीव करते हैं, ये छुप के वार करते हैं और उसके बाद बच्चों और ख़वातीन को इन लोगों ने छोड़ा नहीं है बल्कि छुड़वाया गया है और अभी भी उनको ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए ये कुछ मुसाफिरों को दूर दराज जो पहाड़ी इलाका है उसमें लेकर गए हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त हर तरफ से हरकत में हैं और इंशाअल्लाह ताला सब लोगों को बाज़ियाब करवाया जाएगा। लेकिन अफसोस की इधर बात यह है कि इस तरह का जो इंसिडेंट है उनको सपोर्ट जो है वो सोशल मीडिया के हमारे दुश्मन तो दें लेकिन हमारे लोग भी इस पर जिस तरह की सपोर्ट उन्हें दे रहे हैं, इसी तरह से ये
जो एरिया है ज़्यादातर बलूचिस्तान का, वहाँ पर ये बी कैटेगरी का एरिया है या लेवीज़ हैं, और लेवीज़ जो हैं उनकी अटेंडेंस 40% के करीब है। वो ज़्यादातर बड़े जो वहाँ सरदार या दूसरे हैं उनके वो करीबी मुलाजमीन हैं, वो बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं करते, ज़्यादातर वो हथियार डाल देते हैं, कोई उनकी कैपेसिटी नहीं है। तो ये मामला जो है इस वजह से बलूचिस्तान में इस तरह के वाक़यात जो हैं उसको क्या कहते हैं रोकने में ये बी कैटेगरी की वजह से और लेवीज़ की कैपेसिटी ना होने की वजह से ये वाक़यात वहाँ होते हैं। बहरहाल इस पे सूबाई हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत ऑन बोर्ड है। सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त पूरी तरह अपना ऑपरेशन कर रही हैं और हमें उम्मीद है कि ये जल्द तमाम लोगों को बाजियाब करवा लेंगे। अच्छा, क्या ये बात दुरुस्त है कि ज़्यादातर सरकारी एहलकार और उनकी फैमिलीज हैं ट्रेन में थी और यरगमाल बनाए गए हैं? जी बिल्कुल, इसमें सिविलियंस भी हैं और इसमें सरकारी मुलाजमीन भी हैं, और सरकारी मुलाजमीन फैमिलीज़ के साथ भी जा रहे थे। तो इसमें बिल्कुल ये बात ठीक है। और उन्होंने ये जो बच्चे और ख़वातीन हैं उनको इस वक्त अभी भी वो इस्तेमाल या ढाल बनाकर कर रहे हैं, और बाकी वहाँ उसके अंदर कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने रेजिस्ट भी किया था, और जिसकी वजह से बहुत सारा BLA के जो लोग थे उनका काफ़ी सारा नुकसान हुआ जो कि ट्रेन में उस वक्त सवार थे। तो उसके बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेस अब गई हैं तो कुछ लोग, मैं एग्जैक्टली तो नहीं इस वक्त बताने की पोजीशन में, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो हैं उनको वहाँ से बाजियाब करवा लिया गया था और बाकी के लिए ऑपरेशन जारी है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब जब दुनिया में मुख्तलिफ इदारे पाकिस्तान के दहशतगर्दी के ख़तरे की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ तहरीक तालिबान की नहीं बल्कि BLA के ख़तरे की भी बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान को इस ख़तरे का सामना है। आज वज़ीर आज़म ने फिर जिक्र किया दहशतगर्दी के ख़तरे का कि वो सर उठा रहा है, तो बलूचिस्तान का भी जिक्र किया। रियासत एग्जैक्टली कर क्या रही है, क्योंकि एक के बाद एक बड़ा वाकया वो करने में कामयाब होते हैं। मुसाफिरों को शनाख्ती कार्ड देखकर बसों से उतार कर मारना हो, बॉम्ब ब्लास्ट हो, या फिर अब पूरी ट्रेन के ऊपर ये कार्रवाई हो, तो वो पूरा पैगाम दे रहे हैं कि वो अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं। रियासत अपनी रिट एस्टैब्लिश करने के लिए क्या कर रही है? देखिए, दो चीज़ें जो हैं इसमें फैक्टर्स हैं। एक तो हमारा इंटरनल फैक्टर है और एक एक्सटर्नल है। एक तो दुनिया ने 17-18 के बाद हमें तनहा छोड़ दिया, और हालांकि पाकिस्तान दुनिया भर को महफूज बनाने की ये काउंटर टेररिज्म की जो जंग है इसको फ्रंट से लीड कर रहा था, लेकिन उसे तनहा छोड़ दिया गया। और उसके बाद दूसरा, इंटरनली हमारी साबिक हुकूमत ने कुछ फ़ैसले इस तरह के किए और उस फैसलों की वजह से भी ये चीज़ें बढ़ी हैं। अब दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो इंटरनेशनल फोर्सेस, जैसा कि पिछले दिनों अमेरिका के प्रेसिडेंट ने मैं समझता हूँ देर आयद दुरुस्त आयद बयान दिया, लेकिन अमेरिका समेत पूरी दुनिया को पाकिस्तान के पीछे अमली तौर पे खड़ा होना पड़ेगा इस काउंटर टेररिज्म की जंग के अंदर। और अमली तौर पर जब तक नहीं खड़े होंगे, हमें स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, तो ये सिर्फ अगर नाकामी हुई तो ये पाकिस्तान की नहीं होगी, ये पूरी दुनिया गैर महफूज हो जाएगी। सो दूसरी बात ये है कि हमारी जिम्मेदारी है कम से कम उन लोगों को तो एंगेज करें। तलात साहब जो बात करते हैं, जो कम से कम वायलेंस की नहीं बात करते, अख्तर मेंगल साहब भी नाराज हुए बैठे हैं, कम से कम बलूचिस्तान में उन फोर्सेस को तो एंगेज करें जो हुकूक की बात करते हैं मगर वायलेंस की बात नहीं करते। देखिए, मैं बात अपनी मुकम्मल कर लूँ। एक बड़ी अहम बात, यानी दो फैक्टर्स है। एक दूसरा फैक्टर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे जब तक हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस यकजुबान होकर एक बयानिए पे खड़े नहीं होंगी तो ये दहशतगर्दी की जंग जीती नहीं जा सकती। ये जीती गई है, जीती है जब 2013 से 18 के दरमियान नून लीग मियां नवाज शरीफ ने लोगों को सारी सियासी जमातों को अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ा किया, तो उसी सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो जो जंग मुशर्रफ दौर से शुरू सी कोई एक दहाई से ज्यादा वो जीती गई। सो हमें खड़ा होना पड़ेगा। बाकी आप कहते हैं मेंगल साहब हैं या कोई, बिल्कुल इस पे बातचीत होती भी रहती है और होनी चाहिए, मगर इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि हम तकसीम है अभी तक तकसीम खत्म उस वक्त होगी ना जब रियासत एक कदम आगे बढ़ के इन दहशतगर्दों को आइसोलेट करेगी, जो बात करना चाहते हैं उनकी ग्रीवेंसेस दूर करने के लिए इंगेज करेगी। अभी खबर आ रही है कि दहशतगर्दों का जो हमला
प्लस में 80 अर्गमाल मुसाफिरों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों से बाजियाब करवा लिया है। ये खबर इस वक्त हमें ब्रेकिंग न्यूज़ मौसूल हो रही है। तो ताजू साहब, रियासत को आगे बढ़ के इस मसले से निमटना पड़ेगा। मैं और ख़बर की इतला दे दूँ आवाम को कि 43 मर्द, 26 खवातीन और 11 बच्चे शामिल हैं जिन्हें बाजियाब कराया गया है। सिक्योरिटी ज़राए ये खबर दे रहे हैं। जी, रियासत की जिम्मेदारी पर बात हो रही थी ताजू साहब। देखिए, रियासत की जिम्मेदारी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मगर रियासत के अंदर जो सियासी जमातें हैं उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आप ये वाली जो जंग है इसके अंदर सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन सब लोगों को अगर इकट्ठे होकर खड़े नहीं होंगे तो ये लोग जो हैं ये तो डॉलर्स की जंग लड़ रहे हैं ना जी। इनके जो हैंडलर्स हैं वो मुल्क से बाहर बैठे हैं, कोई यूरोप बैठा है, कोई कहीं बैठा है। वो जितने लोग हमारे शहीद होंगे, जितने हमले होंगे, उतने डॉलर उसको मिलेंगे। उसके बाद ये इसमें बेशुमार इसके सबूत मौजूद है कि अफगानिस्तान से इन्हें भरपूर सपोर्ट मिलती है। अगर अफगानिस्तान से सपोर्ट ना मिलती हो तो क्या बलोचिस्तान और केपी में ही दहशतगर्दी ज़्यादा क्यों हो, इधर सिंध और पंजाब में? क्योंकि इस साइड पे बॉर्डर नहीं, वहाँ से भरपूर इमदाद BLA और ये जो TTP है इनका अलाइंस है, ये एक दूसरे की मदद करते हैं। इनके हाइड आउट्स जो हैं वो ज़्यादातर अफगानिस्तान में हैं। और उसके बाद बहुत ज़्यादा जो नारकोटिक्स है उसकी जो 40% के करीब पूरी दुनिया की वो प्रोड्यूस होती है अफगानिस्तान के अंदर। पिछले दिनों ये एक इंटरनेशनल फोरम ने भी इसको तस्दीक किया है और पाकिस्तान उसका ट्रांजिट कंट्री है, उसी पैसे वो भी इन्वॉल्व है। और इसके बाद इंडिया समेत ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाती है। और हमले तेज कब होते हैं? जैसे ही कोई मईशत बेहतर होती है, जैसे पाकिस्तान टेक ऑफ करने लगता है, जैसे ही पाकिस्तान में कोई चीज़ें इन्वेस्टमेंट आना शुरू होती है। बलूचिस्तान में बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कि बैरूनी इमदाद या बैरूनी इन्वेस्टमेंट से बने या इसी तरह KP में डैम्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, फिर हमले होना शुरू होते हैं। तो ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान का इस्तेकाम दुनिया में कई लोगों को आंखों में नहीं भाता और अनफॉर्चुनेटली हमारे हमसाए इसमें इन्वॉल्व हैं। और ऐसे हमसाए भी इन्वॉल्व हैं जिन पर हमने एहसान किए हुए हैं, जिनको हमने मुश्किल वक्त में जिनके लाखों लोगों को पास रखा, लेकिन आज वो हम ना हमसाए की हकूक़ का अदा कर रहे हैं, ना मुसलमान बरादर मुल्क का हकूक़ अदा कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर की दुनिया से भी उनके साथ भी बात की जाए, मुमालिक के साथ, लेकिन हमारे इंटरनली हमें इकट्ठा होना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि तमाम मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया जाएगा, बाहिफाजत बाजियाब करा लिया जाएगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन को इकट्ठा करने की बात कर रही है, मगर ना सिर्फ तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की बड़ी जमात JUI के अख्तलाफात अब तक दूर नहीं हो पाए हैं, बल्कि खुद तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। करप्शन के इल्ज़ामात लग रहे हैं और पार्टी मुख्तलिफ धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है। आज भी इमरान खान से मुलाकात करने के मामले पर अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहन अलीमा खान और वकील नईम पंचोता के दरमियान मीडिया के सामने तकरार हो गई। मैं मीडिया के सामने वो मैंने जाकर बोलना, अगर किसी ने अब मेरे भाई के साथ इंसाफ कर दिया, ये तमाशा नहीं मेरे भाई का बने। एक हफ्ते में एक दफ़ा मिल रहे हैं आप, आधे घंटे के लिए आपने जाना है, आप वो जाएगा पटिशनें करनी है। इमरान खान ने बड़ा क्लियरली कह दिया सलमान राजा सलमान सफदर करेंगे। इमरान खान से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए अलीमा खान ने कहा कि आज इमरान खान के असल वकला को अंदर नहीं जाने दिया गया। हम चाहते हैं कि वो वकला अंदर जाएं जो इमरान खान के केसेस को संभाल सके। आज जो उनके असली वकील हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। हम चाहते हैं वो लॉयर्स अंदर जाएं जो या इमरान के केसेस को संभाल सकें। हमें पता चल रहा है कि कितनी पिटिशंस लोगों ने जाके डाल दी हैं, लेकिन उसका फॉलो अप हम चाह रहे हैं। अब हमें पता ही नहीं किस किस ने पिटिशन डाली हुई है। तो हमारी परेशानी बिल्कुल जायज है, हम अपने भाई की हिफाजत के लिए खड़े हैं। मुझे और किसी चीज से हमारी फैमिली को कोई गर्ज नहीं है। हर लॉयर ना पहुंच जाए, ये हमारा हक है। हमने अपने भाई की हिफाजत कैसे करनी है। इसके बाद खबर आई कि नईम पंचोता ने इमरान खान से उनकी बहन अलीमा खान के रवैये की शिकायत भी कर दी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार के मुताबिक नईम हैदर पंचोता ने अलीमा खान के सख्त रवैये की इमरान खान से शिकायत कर दी है। इमरान खान ने तसल्ली से नईम पंचोता की शिकायत को सुना और यकीन दिलाया कि वो अलीमा खान को वकला के साथ उलझने से मना करेंगे। जबकि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी से बात करते हुए कहा है कि इमरान खान को किताबों और सियासी शख्सियात से मुलाकात की ज़रूरत है। वकला को इमरान खान ने भी तनबीह की है। इमरान खान के साथ मुशावरत में फैसला हुआ कि 48 मुकदमात पर वकला की क़यादत मुशावरत करेगी।
जाएगी। इमरान खान ने फैसला किया है कि गैर ज़रूरी किसी पटिशन पर दस्तखत नहीं करेंगे। उन्होंने वकला की मुलाकातों से मुताल्लिक मामलात को वाज़ेह किया है। सलमान अकरम राजा और ज़हीर अब्बास इमरान खान के केसेस और मामलात को देखेंगे। आज से कुछ दिन पहले इमरान खान ने अपने वकील फैसल चौधरी को जेल मामलात पर कानूनी मामलत से रोक दिया था और ये खबरें भी आई थी कि बुशरा बीबी ने फैसल चौधरी पर नाराज़गी का इजहार किया है, जिसके बाद फैसल चौधरी ने बताया कि सीनियर क़यादत और वकला समेत सबको डांट पड़ी है। बुशरा बीबी ने फैसल चौधरी को कहा, जो फाइल हुई खबर मैं उसी से पढ़ रहा हूँ, कि आप हमारी पिटीशन से अलग हो जाएं, हमें सियासी वकील की जरूरत नहीं बल्कि हमें एक प्रोफेशनल वकील की जरूरत है। तो आपको उन्होंने प्रोफेशनल क्यों नहीं आना, बुरा नहीं मानेगा, लेकिन जो सामने नहीं वो देखें, असल में मैं अकेला नहीं था, 10 और भी थे। वो कौन कौन थे? वहाँ पे सारे सीनियर वकला थे, लाइक सलमान राजा, बरगौहर, अली जफर, सलमान सफदर साहब को पूरी क़यादत ही फारिग हो गई। पूरी क़यादत, बाकी उन्होंने मेडल मिले ने मुझे मेरा तो नाम ले दिया ना। तो हुआ क्या सर? वो बेसिकली जो मुलाकातें हैं ना, सियासी मुलाकातें, वो काफी देर से पेंडिंग पड़ी। हुआ ये कि बीबी को गुस्सा चढ़ा हुआ था कल। वो बजाते उन्होंने कहा जी हम अंदर हैं तो बाहर पार्टी कुछ एक्टिविटी नहीं करती। वो मैं तो कोई लेटरल डैमेज हो गया मेरे ख्याल में। डांट आपको पिटी है, बाकियों को भी पिटी? डांट तो बाकियों को मुझे इतनी पड़ी है। मुझे उन्होंने कहा जी आप लगा नहीं, बिस्मिल्लाह आपकी छुट्टी होगी। नहीं, एक केस है, ये एक केस है, वो जेल से मामला, बाकी तो केस है। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से वकला की मुलाकातों पर तनकीद करते हुए कहा था कि इमरान खान को जेल में प्रॉपर फीडबैक नहीं पहुंचाया जा रहा है क्योंकि सियासी लोगों की मुलाकात ही नहीं हो पा रही है। अपने बयान की हद तक ही उन पे कोई बयान पे बात भी कर सकता हूँ और कोई राय भी दे सकता हूँ। बाकी तो जो हमारी पार्टी में चल रहा है आपके सामने ही है। मैं ये समझता हूँ कि हम इसे अपने साथ एक ज्यादती कर रहे हैं, अपने आप अपने कॉज को नुकसान दे रहे हैं। तो हम खुद ही इस चीज को डाइवर्ट करने के लिए जो भी ऐसा कर रहे हैं वो एक किरदार अदा कर रहे हैं। उनको नहीं करना चाहिए। लोगों को डाइवर्ट करके आपकी कॉज को नुकसान दे। तो मेरा सब लोगों को मेरी एक अपील होगी, रिक्वेस्ट होगी कि एक तो खान साहब को प्रॉपर फीडबैक दिया करें। मुकला जा रहे हैं, मुकला को क्या पता पॉलिटिक्स का, हमारी पार्टी में ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ग्राउंड पे लोगों के साथ कौन एंगेज है, वो तो हमारे पोलिटिकल लोग हैं। तो पोलिटिकल मुलाकातें ना होने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एक तरफ तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ ग्रुप्स में बटी हुई नजर आ रही है तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर से ही खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के हवाले से आवाज़ें उठ रही हैं। पीटीआई हज़ारा डिवीजन के सदर शाहिद रफीक ने इल्ज़ाम लगाया है कि करप्शन पार्टी में हो रही है या इदारों में। मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं, हमने जिन लोगों को मुंतखब किया वो इस करप्शन के जिम्मेदार हैं। इस पर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि करप्शन की पीटीआई की हुकूमत में कोई जगह नहीं है, लेकिन अली अमीन गंडापुर को इमरान खान की तायद हासिल है। करप्शन की कोई जगह नहीं है पीटीआई की हुकूमत में, वो खैबर पख्तूनख्वा में हो या इत्तेफाक की सतह पे हो। मैं बिल्कुल बात करूंगा अली अमीन साहब से, लेकिन खान साहब ने बिल्कुल ये बड़ा वाज़ेह कहा है कि अली अमीन गंडापुर को उनकी तायद हासिल है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बतौर वज़ीर आला। और जिस किसी को कोई शिकायत है उसके लिए हम बिल्कुल एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी हर शिकायत का जायज़ा लेगी। लेकिन ये याद रखिए कि बहुत सी बातें सियासी रकाबत की वजह से की जाती हैं, तो उनको वो अहमियत नहीं देनी चाहिए जिसकी वो मुस्तहिक नहीं है। लेकिन अगर किसी बात में कोई वजन होगा तो ज़रूर हम उसको देखेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं हमारे पास सबूत हैं तमाम तरफ। देख लेंगे, हम कोई कमेटी इसके लिए कायम कर देंगे और इस मामले को देखेंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से खान साहब ने कहा कि सबसे कह दो कि जो कोई ये बात करता है कि उनकी वजारत आला को कोई खतरा है वो गलत कहता है। जेल के बाहर ये सब होता रहा तो अंदर क्या हुआ, पूरी सूरत पर बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार से। शब्बीर डार, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। शब्बीर, अलीमा खान जब बात कर रही थी उन्होंने उस वक्त आपको भी इन्वॉल्व किया, आपने भी उस वक्त बात की, आपने कहा भी अंदर का मामला है, फिर आपने सवाल किया सलमान अकरम राजा साहब से भी। पंजुता साहब तो कह रहे थे कि ज़ाहिर है अलीमा खान साहिबा बहन है, उन्हें अपने भाई की फिक्र है, मगर फिर अंदर क्या हुआ है, क्या खबर है आपके पास? शाहजेब साहब, हर गुजरते दिन के साथ पीटीआई के अंदर तकसीम और जो ग्रुपिंग है उसका अंसर जो है वो वाज़े तौर पर सामने आ रहा है। इसकी आज की वाज़े मिसाल है कि अडियाला जेल के अंदर जो मुलाकातें हुई है उस पर अलीमा खान पीटीआई के वकला के साथ शदीद उनकी तल्ख कलामी हुई है। आपको याद होगा गुज़श्ता हफ्ते जो मुलाकात हुई थी अलीमा खान की इमरान खान से, बुशरा बीबी से भी, और उस मुलाकात में फैसल चौधरी से जिम्मेदारी वापस ली गई थी, मिशाल यूसुफजई को हटाया गया था। और उस वक्त भी अलीमा खान ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था इस बात पर कि जो पीटीआई के सोशल मीडिया हैंडल्स पर खबरें फैलाई जा रही हैं इमरान खान से मुतल्लिक़ कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। एक बयान भी दिया गया था तर्जुमान केपी हुकूमत की जानिब से कि उनको सहरी नहीं दी जा रही है, उनको बाकी चीज़ें नहीं दी जा रही हैं। तो उसकी उन्होंने शदीद मजम्मत की थी और उन्होंने कहा था ये सारी खबरें जो है ये गलत हैं, और उस वक्त भी उन्होंने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। आज चूंकि फैमिली और वकला की मुलाकात थी, आज पहले फैमिली मिलने गई और करीबन 40 मिनट तक अलीमा खान अपनी बहनों के हमरा
इमरान खान से मिली हैं और 40 मिनट तक ये मुलाकात हुई और बाहर हम भी वेट कर रहे थे और उनके वकला भी वेट कर रहे थे। जब अलीमा खान अपनी गाड़ी में जेल से बाहर निकली, दाखिली दरवाजे पर वो गाड़ी से जब उतरी तो हमने देखा कि वो जब गाड़ी से उतरी तो देखते ही हमने महसूस किया कि वो शदीद गुस्से में है। तो गाड़ी से उतरते ही उन्होंने तमाम वकला को जमा किया और उनको बताया कि कौन कौन मिलने जा रहा है आज अंदर। तो जाहिर है उधर जो तर्जुमान है नए इमरान खान के नियाजुल्लाह नियाजी, बैरिस्टर शोएब शाहीन, वो भी वहां थे। उन्होंने कहा जी 8-10 वकला हैं, अब जेल इंतजामिया जिन 6 वकला को, क्योंकि 6 को ही इजाजत मिलती है जो जिनकी अप्रूवल मिलेगी तो वही जाएंगे। इस पर अलीमा खान ने कहा कि नहीं, आज के बाद सिर्फ वो वकील अंदर जाएगा जिसकी कोई जिम्मेदारी दी गई है, जिसको कोई केस दिया गया है, इसके अलावा कोई वकील अंदर नहीं जाएगा। हम अपने भाई का तमाशा नहीं बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो भी वकील आते हैं वो अपने वकालतनामे साइन करवाते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। 48 पिटिशंस इस वक्त मुख्तलिफ अदालतों में इमरान खान की पड़ी हैं, लिहाजा अब वही वकील अंदर जाएगा जिसका कोई काम है या जिसकी कोई जिम्मेदारी है। अच्छा, ये गुफ्तगू करते हुए वहां पर बुशरा बीबी के जो फोकल पर्सन है नईम हैदर पंजो था, उनसे वो मुखातिब हुई तो उनको कहा कि तुम बुशरा बीबी के फोकल पर्सन हो तो तुम किस किस से मिलते हो? तो उसने कहा जी मैं किससे मिलता हूँ, आप बताएं मुझे मैं किससे मिलता हूँ। तो अलीमा खान ने उनको बताया कि आप अलायंस से क्यों मिलते हैं। अच्छा, ये बात उस वक्त हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि अलायंस से तो सियासी पार्टी, सियासी लोग मिलते हैं, वो मीटिंग्स करते हैं। उस वक्त हमने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन बाद में हमें पता चला कि असल गुस्सा अलीमा खान को इस बात पर था कि नईम हैदर पंजो तक गुज़िश्ता कुछ दिनों में जो अपोजिशन अलायंस है उनके कुछ लीडर से मिले हैं और उनको बताया कि इमरान खान तक अगर आपने कोई मैसेजिंग करनी है, पैगामात भिजवाने, तो आप मेरे जरिए भिजवाएं। अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो पार्टी के अहदेदार ही बता सकते हैं। अलबत्ता अलीमा खान ने जरूर ये 2-3 दफा नईम हैदर पंजोता से पूछा कि आप अलायंस से क्यों मिलते हैं। खैर, इस पर नईम हैदर पंजोता ने कहा कि मैं तो किसी से नहीं मिला हूं। और इस पर अलीमा खान शदीद गुस्से में आई और उन्होंने कहा कि तुम किस तरह बात कर रहे हो, तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे नहीं पता। तो इस पर नईम हैदर पंजोता ने कहा जी कि आप इस तरह क्यों बात कर रही हैं मुझसे, आप इस तरह बात नहीं कर सकते हमारे साथ, हम वकील हैं, हम जेलों में भी रहे हैं, हमारे ऊपर मुकदमात भी हुए हैं, लिहाजा इस तरह आप हमसे बात नहीं कर सकती। इस पर मजीद गुस्सा आया अलीमा खान को और उन्होंने नईम हैदर पंजोता को बताया कि तुम मेरे साथ बदतमीजी करोगे, आप तुम ये किस तरह बात कर रहे हो मुझसे। और उन्होंने शोएब शाहीन को भी मुखातिब किया, नियाजुल्लाह नियाजी को भी मुखातिब किया कि ये किस तरह मुझसे बात कर रहा है। खैर, उसके बाद नियाजुल्लाह नियाजी, बैरिस्टर शोएब शाहीन ने नईम हैदर पंजोता को वो साइड पर ले गए, लेकिन उसके बाद भी अलीमा खान मुसलसल ये बातें करती रही और उन्होंने बीच में मुझे भी मुखातिब किया कि आप बताएं, आप 1.5 साल से यहाँ कवरेज कर रहे हैं, तो आप बताएं कि क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ। मैंने कहा जी ये तो आपका पार्टी का इंटरनल मामला है, मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि नहीं, जो पिटिशंस की गई हैं, जो इमरान खान को किताबें नहीं दी जा रही है, बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही है, अहलिया से मुलाकात नहीं करवाई जा रही है, तो इस पर हमें आवाज उठानी चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए। तो उसके बाद जो है शोएब शाहीन और जो नियाजुल्लाह नियाजी है वो दीगर 6 वकला के हमरा अंदर चले गए मुलाकात के लिए। अच्छा, मुलाकात के बाद जब वकला बाहर आए तो कुछ वकला ने हमें बताया कि नईम हैदर पंजोता ने ये बात इमरान खान तक पहुंचाई कि मैं बुशरा बीबी का तर्जुमान मुकर्रर हुआ हूँ, अलीमा खान ने मुझसे बाहर तल्ख कलामी की है और उन्होंने तकरार की है। कुछ वकला ने कहा कि इमरान खान ने इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन कुछ ने बताया कि इमरान खान ने कहा कि मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन मजबूरी तौर पर जो ये लड़ाइयां अब अडियाला जेल तक पहुंच गई हैं और इसकी वाजह मिसाल है कि अब जो ये डिविजन्स हैं अंदर मुख्तलिफ किस्म के मामलात पर जो इख्तलाफात हैं वो अब खुलकर सामने आए। बहुत शुक्रिया शबीर डार, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। इसके अलावा कल JUI की और तहरीक इंसाफ के वक्त की मुलाकात हुई और फिर आज इमरान खान से सलमान अकबर राजा साहब की मुलाकात हुई तो उन्होंने वो बात दोहराई जो पिछले हफ्ते सलमान अकबर राजा ने खुद कही थी कि कोई एहसान नहीं करेगा अगर हमारे साथ चलेगा। JUI से पूछेंगे किस हद तक मामला मज़बूत सिमत में गए कल मुलाकात के बाद। एक ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का इत्तेहाद बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ है, मगर इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट PTI
और JUI के अख्तलाफात हैं जो अब तक दूर नहीं हो सके हैं। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ PTI और JUI के रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसके बाद तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने एक बयान में कहा कि इजलास में PTI के सलमान अकरम राजा, सद कैसर और जुनैद अकबर के अलावा आतिफ खान, आमिर डोगर और अखुनज़ादा हुसैन यूसुफ जई ने भी शिरकत की, जबकि JUI की तरफ से मौलाना गफूर हैदरी और कामरान मुर्तज़ा इजलास में शरीक हुए। इजलास में इत्तफाक किया गया कि इजलास की पेशरफ्त पर इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान की हतमी राय ली जाएगी। रमज़ान के बाद मुश्तरका लाएअमल के साथ अवाम के सामने आएंगे। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक ने दावा किया है कि JUI ने अपने 4 मुतालबात PTI के सामने रखे हैं, जिनमें पहला मुतालबा खैबर पख्तूनख्वा में धांधली की तहकीकात का लाएअमल बनाना, दूसरा मुतालबा मौलाना फजलुर रहमान और अली अमीन गंडापुर के हल्का इंतखाब यानी डेरा इस्माइल खान की सियासत के हवाले से फैसला करना, तीसरा मुतालबा खैबर पख्तूनख्वा में JUI के अराकीन को तरक्याती फंड्स जारी करना और चौथा मुतालबा अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही मौलाना फजलुर रहमान के हवाले करना है। मगर PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने आज इमरान खान से मुलाकात के बाद कहा है कि इमरान खान का भी यही कहना है कि अगर हमारे साथ कोई खड़ा होता है तो हम पर एहसान नहीं करेगा। मैंने उनको बताया, कल मेरी मौलाना गफूर हैदरी साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUI के रहनुमा हैं, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा हम उसूल की बुनियाद पर आगे बढ़ना चाहती हैं और जो भी जमहूरियत के लिए, इंसानी हुकूक के लिए, शराफत के लिए हमारा साथ देगा हम उसका खैर मकदम करेंगे। कोई हम पे एहसान नहीं करेगा। ये पाकिस्तान की कौम का इस वक्त तकाजा है कि उनके लिए आवाज़ बुलंद की जाए। इस पूरी सूरत के पर बात करेंगे JUI के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ। मुझे कामरान मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। कल आप लोगों की मुलाकात हुई, क्या ये बात दुरुस्त है जो 4 मुतालबात सामने आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में धांधली का लाएअमल? ये तो आप पहले ही मुतालबा ऑन रिकॉर्ड कर चुके हैं। फिर मौलाना फजलुर रहमान और अली अमीन गंडापुर के हल्का इंतखाब से मुताल्लिक, फिर खैबर पख्तूनख्वा में JUI के अराकीन को तरक्याती फंड्स का मुतालबा और अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही मौलाना फजलुर रहमान को देने का मुतालबा। इलेक्शन के हवाले से सारी इलेक्शन के अलावा बाकी तीनों मुतालबात ऐसे नहीं है, गलत हैं, दुरुस्त नहीं है, ये कभी डिमांड नहीं रखी गई है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कल मुज़ाकरात में? इलेक्शन के हवाले से हमारा जो है इसमें असूली मौक़िफ़ है कि धांधली सिर्फ जो है बाकी 3 सूबों में नहीं हुई बल्कि 4 सूबों में हुई है। तो इस बात को जो है ना आप तस्लीम करिए। तो ये मुतालबा हमारा यकीनन है कि आप खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी जो है ना वो एक मैकेनिज्म की बात करिए, मगर ये मुतालबा नहीं है कि हमको जो है ना कोई से इत्तेहाद की सरबराही दे दीजिए और खुदा न खास्ता हम फंड्स मांग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई पैसों के ऊपर बारगेनिंग हो रही है। अनफॉर्चुनेट क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि बाकी नहीं हुए, तो जो पहला मुतालबा है जो आप पब्लिकली कर चुके हैं उसके जवाब में सद कैसर साहब कह चुके हैं कि हमारा तो उल्टा मुतालबा है कि हमारे साथ धांधली हुई है, पेशावर में हमें सीटों से महरूम किया गया। तो फिर कल कोई पेशरफ्त हुई इस मुतालबे पर? उन्होंने खान साहब से उन्होंने भी इजाज़त लेनी है और हमने मौलाना साहब से भी इजाज़त लेनी है। जाहिर है कि वहाँ पे भी खान साहब की इजाज़त के बगैर मामला आगे नहीं बढ़ सकते और हमारे यहाँ तो फिर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है मामला। मौलाना साहब से भी इजाज़त लेनी है और मौलाना साहब ने पार्टी के अंदर इदारों से भी इजाज़त लेनी है। तो मौलाना भी मतलब अकेले फैसला शायद नहीं कर पाएंगे और उनको जनरल काउंसिल में भी जाना पड़ेगा और वो तलब करनी पड़ेगी, फिर शूरा और आमला दोनों मज़ीद तलब करनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा मामला और ज़्यादा पेचीदा है। बाकी जो है वो 3 मुतालबात जो हसनात साहब का आज मुझे मिस कॉल थी, मेरे आज या कल मेरे मिस कॉल थी मेरे मोबाइल पे, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, मुझसे पूछ लेते तो अच्छा होता। मतलब तो आपने जो कहा कि मौलाना से बात करेंगे, उन्होंने आज इमरान खान साहब से बात कर ली, मौलाना खुद क्यों नहीं मिल रही है? वो वापस आ गए हैं, खुद मुलाकात हो जाती, बराह रास्त बात हो जाती। खुद भी मैंने उनको कहा था अपना असद कैसर साहब को, असद कैसर साहब ने बल्कि फ़ोन भी किया था, मौलाना साहब को उम्र की मुबारकबाद देना चाह रहे थे मगर मौलाना शायद उस वक्त राबी में थे। तो चूँकि कमेटियों की सतह पे थी बात, तो मैंने उनको कहा था कि आप खुद भी ज़रा कर्सी कॉल कर लें। और मैं आज हैदरी साहब एक दफ़ा चले गए हैं, हैदरी साहब ने क्योंकि उम्र पे कल जाना है तो वो तो रिपोर्ट दे गए हैं मुझे। उन्होंने 4 साढ़े 4 बजे फ़ोन किया था कि मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हारी क्या पोजीशन है? मैंने कहा मैं तो केसेस तैयार कर रहा हूँ और मुझे 11 बजे रात को बुलाया और मैं फिर रात को मैं भी जा रहा हूँ मौलाना साहब के पास और मैं अपनी रिपोर्ट दे दूंगा। अच्छा, तो आप उसको मस्बत ख्याल करेंगे, एक कदम आगे बढ़ना ख्याल करेंगे कल की मुलाकात को, या बात वहीं खड़ी है जहाँ थी?
मैं जो बॉडी लैंग्वेज है, जो मेरी असेसमेंट थी, उसमें तो मुझे तो मस्बत लगा था सारा। और हालांकि वो सारी बातें रिपीट हुई थी जो गुज़श्ता 12 तारीख को हुई थी, यानी 1 महीने के बाद जो है ये हमारी मुलाकात हुई थी, और वही तकरीबन चीज़ें रिपीट हुई थी। दोबारा सराहत के साथ मैंने बयान कर दी थी उनके सामने, मगर उनकी बॉडी लैंग्वेज से मैंने ये अंदाज़ा लगाया था कि सब कुछ मस्बत है। अब वो जो फिर एक बात, तो कल हमने उसको जो थोड़ा सा, सलमान अकरम राजा भाई हैं हमारे, तो उनके साथ जो है वो थोड़ी सी छेड़छाड़ कर भी लेते हैं कभी कभी। तो ये आज फिर जो है ना कि जो कुछ करेगा कोई एहसान नहीं करेगा, तो ये कोई सियासी जुबान नहीं है। मगर कानून साहब, पिछली दफ़ा जब उन्होंने बात की थी तो अपनी तरफ से कह दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज उन्होंने इमरान खान साहब को कोट किया है कि मैंने इमरान खान साहब को बताया, उन्होंने खुशाइंद करार दिया, मगर साथ में इमरान खान साहब ने ये कहा कि जो हमारा साथ देगा वो हम पर एहसान नहीं करेगा। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है आज। देखिए, यहाँ पे किसी के साथ देने की बात नहीं है। हम इसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी पार्टी के साथ चलने के लिए हमारी कोई मजबूरी है। ये हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन का मामला जो है इस मुल्क में दुरुस्त हो जाए। हम ये चाहते हैं कि मामला दस्तूर के मुताबिक चले, मगर अगर कोई इस तरह से करे कि कोई हमारे साथ चलेगा अगर, तो हम तो इत्तेहाद में तो वो सर्टेन कंडीशंस में जो है चलने के लिए तैयार होंगे, मगर किसी पार्टी के साथ चलना जो है ये हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हम अपनी अलग से सियासी पार्टी है, हम अपनी जद्दोजहद पे बिलीव करते हैं। कोई पार्टियों के बाद औकात जो है वो किसी पार्टियां इकट्ठी हो भी जाती हैं, मगर फिर अगेन जो है ना, फिर इस तरह का कुछ कहना जो है फिर या तो उनके मुंह से निकल जाती है इस तरह की बात, या फिर सब एक दफा मुंह से निकल जाती है, आपने उस पर रिस्पॉन्ड भी कर दिया, और अगली बार वही बात इमरान खान साहब को कोट करके कह दी गई, इमरान खान साहब से मंसूब करके कह दी गई कि उन्होंने कहा, तो फिर ये मुंह से तो ना निकलना होगा। वो मैं कभी कभी कहता हूं उनके बारे में कि वो गैर सियासी होते हैं, तो आगे वाला एक लफ्ज मैंने हटा दिया। तो आप कभी कभी हो जाता है कभी। तो यानी आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये दोबारा सलमान अकरम राजा साहब ने ही कह दिया है, इमरान खान साहब ने उनसे नहीं कहा होगा? अगर कहा है तो वो कन्वे कर दें फिर तो हम एक दूसरे को इंगेज ना करें। हम देखिए, हमने अपना इजलास बुलवा लिया हुआ है। हमारी जनरल काउंसिल जो है मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से जो है वो ऑलरेडी जो है मौलाना ने बुलवा ली हुई है, और फिर अगर ऐसी बात नहीं है और उन्होंने ये कह दिया कि जिसका दिल करता आए, जिसका दिल नहीं करता ना आए, तो फिर हम इसी तरह से मामला जो है ना मौलाना साहब को कन्वे कर देते हैं कि वो ये कह रहे हैं, तो फिर आगे फिर दिल की बात पे आ जाता है। बहुत शुक्रिया इस पर मौक़िफ़ के लिए। हमने तहरीक इंसाफ को भी प्रोग्राम में दावत दी, मगर वो नहीं आए। एक और अहम खबर है, अहम डेवलपमेंट, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद जारी क्लियरेंस ऑपरेशन के हवाले से एक और अपडेट सामने आई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 13 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं और मुतादिद जख्मी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन की वजह से दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो गए हैं। जख्मी मुसाफिरों को करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी नफरी इलाके में ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। इससे पहले यह खबर सामने आई थी कि 80 यरगमाल मुसाफिरों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों से बाजियाब करवा लिया है। बाजियाब होने वाले मुसाफिरों में 43 मर्द, 26 खवातीन और 11 बच्चे शामिल हैं। फायरिंग का सिलसिला अब भी जारी है और दहशतगर्दों के पास यरगमाली अब भी मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने हमारे प्रोग्राम में बताया था कि दहशतगर्द ट्रेन छोड़कर मुसाफिरों को दीगर मकामात की तरफ लेकर फरार हो गए हैं और मुसाफिरों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब सिक्योरिटी ज़राए से यह खबर सामने आई है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने 13 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं और मुतादिद दहशतगर्द जख्मी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन की वजह से दहशतगर्द छोटी छोटी टोलियों में तकसीम हो गए हैं। जख्मी मुसाफिरों को करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी नफरी इलाके में ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में आज अहम पेशरफ्त हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसीह कर दी है, जबकि मुल्जिम की रिमांड रिपोर्ट में पुलिस ने दावा किया है कि मुल्जिम ने एतराफ़ कर लिया है कि उसने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने के बाद सारा वाक़या
अपने वालिद को बताया था और उसके वालिद ने ही उसे रूपोश होने का मशवरा दिया था। पुलिस की जानिब से अदालत में जमा कराई गई रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम की निशानदही पर आला ज़र्ब भी बरामद करके कब्जे में ले लिया गया है। मुलजिम ने दौरान इंटेरोगेशन एतराफ़ किया है कि मकतूल मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने के बाद मैंने सारा वाक़या अपने वालिद को बताया, जिसने मशवरा दिया कि फ़िलहाल कराची छोड़ दो और रूपोश हो जाओ, बाद में हम सॉफ्टवेयर हाउस का कारोबार भी कराची से कहीं और शिफ्ट कर लेंगे और मैं पुलिस से बचने के लिए अपने बाप के मशवरे पर साथी शिराज के साथ लाहौर, इस्लामाबाद और स्कर्दू में रूपोश रहा। मुलजिम अरमगान से बरामद किए गए असलहे के मुतालिक CTD पुलिस इंटेरोगेट कर रही है, जबकि साइबर क्राइम के सिलसिले में FIA साइबर क्राइम सेल की टीम इंटेरोगेट कर रही है। इसके अलावा मुलजिम दीगर मुकदमात में नामजद, मफरूर और मतलूब है, जबकि पुलिस कंट्रोल के जरिए थानों को इतला दी गई है कि मुलजिम जिन मुकदमात में नामजद और गैर हाजिर है उन मुकदमात में मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लिहाजा इन मुकदमात में कार्रवाई करनी है। मजीद इंटेरोगेशन के लिए मुलजिम की फौरी पुलिस कस्टडी की अशद ज़रूरत है, इसलिए अदालत से दरख्वास्त है कि मुलजिम की 17 मार्च तक पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किया जाए ताकि मुलजिम से तफ्तीश की जा सके। आज मुलजिम अरमगान को इस दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से पूछा कि क्या रिपोर्ट लाए हैं। इस पर तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरख्वास्त की और कहा कि CCTV का DVR, आला ज़र्ब और मुलजिम अरमगान का एक iPhone भी बरामद कर लिया है। मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 17 मार्च तक की तौसी की जाए। इस मौके पर मुलजिम के वकील आबिद जमान ने कहा कि मुलजिम से अब कोई तफ्तीश नहीं करनी, जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं है, अरमगान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया जाए। अदालत ने मुलजिम से पूछा कि कोई मारपीट तो नहीं हुई, तो मुलजिम अरमगान ने जवाब दिया कि मैं सर नहीं हिला सकता हूँ। इस मौके पर सरकारी वकील ने अदालत से दरख्वास्त की कि दीगर इदारों ने मुलजिम को गिरफ्तार करना है, इसलिए अदालती रिमांड पर ना भेजा जाए। मुलजिम ने हर चीज़ पर पासवर्ड लगाया हुआ है, मजीद तफ्तीश करनी है। मुलजिम अरमगान के वकील ने कहा कि किसी दूसरे इदारे ने अभी तक दरख्वास्त नहीं दी है, आला ज़र्ब, लाश, गाड़ी, हर चीज़ बरामद कर ली है, जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए। 1 माह से ज़ायद का वक्त गुजर गया है, अबूरी चालान पेश नहीं किया गया है। इसके बाद अदालत ने मुलजिम के वकील के अबूरी चालान जमा कराने की दरख्वास्त पर तफ्तीशी अफसर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी कर दिए और अदालत ने मुलजिम को वालिदैन से 5 मिनट की मुलाकात की इजाज़त दे दी और मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसी कर दी। समाअत के बाद जारी होने वाले अदालती हुक्म के मुताबिक मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसी की दरख्वास्त की गई। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम अरमगान ने कत्ल के बाद वालिद को आगाह किया था। मुलजिम के वालिद ने मुलजिम को रूपोश होने का मशवरा दिया था। रूपोशी के बाद सॉफ्टवेयर हाउस को भी कराची से बाहर मुंतकिल करने का इरादा था। अदालत ने मुलजिम अरमगान से पूछा कि क्या आप पर तशद्दुद किया गया है। मुलजिम ने अदालती इस्तफसार पर मस्बत जवाब नहीं दिया। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत 90 दिन तक रिमांड दिया जा सकता है। पुलिस कस्टडी के दौरान मजीद शवाहिद मिलने का भी इम्कान है। मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसी की जाती है। वकील सफाई ने चालान पेश करने की दरख्वास्त की। इस दरख्वास्त की समाअत 18 मार्च को होगी। मुलजिम अरमगान को आज इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। वहाँ क्या सूरत हाल थी, बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर से। अमीन, बहुत शुक्रिया, आपने आज ये मामला कवर किया। बाद में मुलजिम की मुलाकात भी कराई गई, क्या माहौल था और बाद के वाक़यात क्या हुए? बिल्कुल शाजिद साहब, आज इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस में अरमगान को पेश किया गया था, जहां पर केस के तफ्तीशी अफसर से अदालत ने एक सवाल किया कि गुज़िश्ता रिमांड जो मिला था उसमें अब तक की क्या इन्वेस्टिगेशन की गई है आपकी तरफ से। तो तफ्तीशी अफसर ने बताया कि DVR एक रिकवर किया गया है, उसके अलावा एक iPhone और आला ज़र्ब एक स्टिक बरामद की गई है मुलजिम के कब्जे से, मकतूल मुस्तफ़ा आमिर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में मजीद तौसी की दरख्वास्त की गई। तमाम जो रिमांड रिपोर्ट जमा कराई गई है उसमें तफ्तीशी अफसर का ये कहना है कि मुलजिम ने दौरान इंटरोगेशन ये बताया है कि उसने मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के बाद अपने वालिद को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया था, जिसके बाद उसके वालिद ने उसे कहा कि कुछ दिन के लिए रूपोश हो जाओ। तो जिसके बाद मुलजिम लाहौर, इस्लामाबाद और स्कर्दू जो है वो चला गया और उसने अपना सॉफ्टवेयर हाउस भी मुंतकिल करने का जो प्रोग्राम था वो बना रहा था और अपने दोस्त शिराज के साथ इन मकामात पर जाके उसने विजिट किया। कहा अदालत ने जब मुलजिम की उससे वालिदैन से मुलाकात कराने की दरख्वास्त मंजूर की तो उसके बाद मुलजिम की 5 मिनट के लिए कमरा अदालत में वालिदा और वालिद से मुलाकात कराई गई। तो जिसके बाद स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अराई का ये कहना था, उन्होंने हमसे बातचीत की और उन्होंने बताया कि मुलजिम का जो वालिद है उसने सरकारी वकील और केस के तफ्तीशी अफसर को धमकियां दी हैं, जिस पर जो है जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है वो इसका तहरीरी तौर पर ही प्रोसिक्यूटर जनरल को इसकी शिकायत करेंगे कि वालिदैन से मुलाकात के बाद उन्हें धमकियां दी गई हैं और मुलजिम की वालिद की तरफ से ये कहा गया है कि वो उन दोनों को तफ्तीशी अफसर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर देख लेंगे। बहुत शुक्रिया, तफसीलात बता रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।